वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने शुरू किया था इन्वायरमेंट में, बताया था कि धारणीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। रिवाइज करते हुए बढ़ते हैं आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही यह आधारित है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। धारणीय विकास का अर्थ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा या जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान देते हुए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आसान भाषा में अगर कहें कि हम ऐसा इस्तेमाल करें चीज़ों का कि आज की हमारी आवश्यकता तो पूरी हो जाए, लेकिन भविष्य में जो और आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो सके। इस तरीके के इस्तेमाल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब आइए आज की क्लास की थीम पर चलते हैं। विकास वर्तमान समय के बात नहीं कर रहे हैं, इससे आज से तकरीबन 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। स्थिति यह हो रही थी कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत ही चरम पर था। तो जो औद्योगिकरण बहुत ही चरम पर था उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा निकल रही थी, वर्तमान में भी निकल रही हैं। तो यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि 2030 तक, यानी कि आज के 30 साल पहले यह अंदाजा लगाया गया कि सन 2030 आते आते स्थिति ऐसी बनेगी कि जो टेम्परेचर है, यूनिवर्सल टेम्परेचर जो पृथ्वी पर है, उसमें लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। और ऐसे में बड़ा ही नाटकीय परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होंगे उस पर कभी और चर्चा होगी, लेकिन जब तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा गया, जब तापमान बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसको कम करने के लिए या कुछ ऐसा किया जाए कि भविष्य में भी जीवन संभव हो पृथ्वी पर, उस तरह से वर्तमान में विकास किया जाए, उसके लिए तमाम सम्मेलन होने शुरू हुए। तो हेडिंग देखिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। तो अभी तक जो भी संगठन एवं सम्मेलन हुए हैं उनसे आपके इम्तिहान में खूब सवाल पूछता है, कैसा भी एग्जाम हो। वर्तमान समय का ये ट्रेंड हो गया है कि इन्वायरमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो भी इस साल के जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। तो आइए बढ़ते हैं। सन 1972 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1972 में यूनाइटेड नेशन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने, स्टॉकहोम जगह का नाम है, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन रखा ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन रखा जो मानवीय पर्यावरण पर आधारित था 1972 में, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह पहली दफा ऐसा था जब पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई सम्मेलन हुआ। उसके 20 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, उसके 20 साल बाद इसी यूनाइटेड नेशन का एक जो बॉडी है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 20 साल बाद इसका जो 20 वर्ष का जो मनाते हैं कि 20 साल पूरा हो गया है, उस अवसर पर एक बृहद सम्मेलन हुआ। और वहां पर ध्यान देंगे, मुख्य रूप से बात की गई GHG की बात की गई, ग्रीन हाउस गैसों की बात की गई, कि ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन पर रिडक्शन किया जाएगा या प्रतिबंधन लगाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ये ग्रीन हाउस गैस क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रीन हाउस गैस जो है बेसिकली क्या होते हैं, पहले इसको समझिएगा। ये
ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने में सबसे बड़े कारक हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये ऊपर से आने वाले सूर्य की जो किरणें हैं जो ऊपर से आ रही हैं उनके लिए ये पारगम्य होता है, लेकिन जब पृथ्वी से टकरा करके ये वापस जाती हैं किरणें तो इनके लिए अपारगम्य हो जाता है। कुछ ऐसे समझिए, कुछ ऐसे यहां देखिए, अगर समझे बात, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये मान लो ग्रीन हाउस गैसों का लेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ भी, ठीक है, CFC है, ये तमाम ये मान लीजिए जो है ग्रीन हाउस गैसों का जो है एक लेयर है। सूर्य की किरणें जो आती हैं उनका जो ये जो सूक्ष्म किरणें हैं आ रही हैं, इनको तो ये आने देता है। पृथ्वी के सतह पर जब ये टकराती हैं तो इनका ये किरणें दीर्घ हो जाती हैं और जब ये जाती हैं तो इनको बाहर नहीं जाने देता है। फलस्वरूप पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है कि बाहर कार खड़ी हो धूप में तो शीशे के अंदर से, मतलब शीशे से शीशे के अंदर गाड़ी में जो है सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, गाड़ी अंदर गर्म हो जाती है और अंदर से बाहर शीशे के माध्यम से परावर्तित होकर के किरणें नहीं आ पाती हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो आप ये देखते होंगे गाड़ी के अंदर अगर धूप में खड़ी कोई गाड़ी है तो उसके अंदर आप बैठेंगे तो अचानक से आपको ज़्यादा गर्मी होती है तुलना में कि आप धूप में खड़े हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारक हैं और ये ग्रीन हाउस गैसें जो है अगर एमिट होना यानी निकलना कम हो जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि 2% तक बढ़ जाए, 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, वो खतरा समाप्त हो जाए। तो उसके लिए जब 20वीं सालगिरह मनाई गई स्टॉकहोम कन्वेंशन की तो 1992 में, 1972 के बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसे अंग्रेजी में अर्थ समिट भी कहा जाता है। अर्थ समिट, ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे। यहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है पूरे इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और जो भी यहां पर सम्मेलन हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में होता है तो ये सबसे पहले होता कहां है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होता है। और जब ये सम्मेलन होता है तो इसमें कई चीजें प्रतिपादित होकर के निकलती हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग ये करेंगे, जिससे ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाए, डिडक्ट हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए। तो ये जो इसमें किया गया उसमें जो महत्वपूर्ण हुए उसमें एक बोला गया कि जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है, फॉरेस्ट सिद्धांत पर ध्यान दिया जाएगा, यानी जंगलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक। दूसरा बोला गया एक वहां पर एजेंडा 21 प्रतिपादित किया गया, एजेंडा 21 प्रतिपादित किया गया। फिर उसके बाद ध्यान देंगे एक फ्रेमवर्क बनाया गया। फ्रेमवर्क मतलब होता है कि ढांचा। फ्रेमवर्क बनाया गया कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन पर हर समय एक कन्वेंशन हो यानी कि सम्मेलन हो, उसका एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसे FCCC कहा गया। समझिएगा, यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल करके आई थी कि एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया जाए, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर हर साल एक बैठक हो। ये बात निकल करके पृथ्वी सम्मेलन में आई थी, ठीक है।
तो एक चीज ये निकल करके आई थी, एक ये निकल के आया फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फिर उसके बाद एजेंडा 21 निकल करके आया, और देखिए दो और चीजें निकल करके आई थी। कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। चूंकि यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में हुआ था तो हमेशा यूनाइटेड नेशन आगे लगा रहेगा। यूनाइटेड नेशन सीसीडी, सीसीडी का मतलब कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग सम्मेलन करते रहेंगे समय समय पर, जिससे कि मरुस्थलीकरण से बचाव हो सके। क्लियर। और अगला जो महत्वपूर्ण चीज निकला वो निकला कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता आप समझ पा रहे हैं। एक क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक मीटर का, तो 1 स्क्वायर मीटर में जो जीव रह रहे हैं, जीवों की ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें एक ही तरह के 1000 जीव रह रहे हैं, तुलना में 20 जीव रह रहे हो और वो 20 अलग अलग तरह के हों, अलग अलग जीव हों, तो जो 20 जीव रह रहे हैं माना जाएगा कि वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। तो बायोडायवर्सिटी पर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो फूड चेन को मेंटेन करती है, बताएंगे कि क्या होता है फूड चेन। तो बायोडायवर्सिटी होने से हमेशा पूरा जो है संतुलित रहता है पूरा पर्यावरण। तो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी यानी कि समय समय पर बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ करेगा, जिससे कि पूरी दुनिया में जैव विविधता बरकरार रहे। तो कंक्लूजन करते हैं, ध्यान दीजिए, शिखर सम्मेलन में या पृथ्वी शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से यहां पर 5 निष्कर्ष निकले थे, जिसमें 4 बेहद महत्वपूर्ण है, या यूं कहें बेहद महत्वपूर्ण 3 है। कौन कौन से महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक ये महत्वपूर्ण है। दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी महत्वपूर्ण है, और तीसरा एजेंडा 21 महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पर लगातार बैठकें होती रहती हैं और यहां से लगातार आपके इम्तिहान में सवाल पूछता है। ठीक, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप, RO का देने जाओगे वहां भी पूछेगा, PCS का देने जाओगे वहां भी पूछेगा, लोअर PCS का देने जाओगे वहां भी पूछेगा, IS का देने जाओगे वहां भी पूछेगा, पुलिस का देने जाओगे, SSC का देने जाओगे वहां भी पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान देंगे यहां पर, समझेंगे पूरा खेल को। तो अब हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से, इसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, एजेंडा 21 ये सबको पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एजेंडा 21 क्या है, उसमें एक एजेंडा घोषित किया गया था, और ये बोला गया कि हर 5 साल बाद इसका जो है रिव्यू होगा, यानी कि पुनरावलोकन होगा और देखा जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, मेनली फोकस्ड ऑन किस चीज पर, कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा हर 5 साल बाद होता है, और चूंकि ये घोषित कहां किया गया था, रियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। तो रियो ध्यान दीजिएगा 1992 में एजेंडा 21 घोषित हुआ था, 1992 में। उसके 5 साल बाद रियो +5 होगा, फिर 5 साल बाद रियो +10 होगा, यानी कि 2002 में रियो +10 हुआ होगा। ठीक है, फिर 2007 में रियो +15 होगा, फिर 2012 में रियो +20 होगा। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि हर 5 साल बाद जो कन्वेंशन होगा एजेंडा 21 पर, कि एजेंडा 21 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको नाम दिया जाएगा रियो +5, +10, +15, +20 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये हो गया एजेंडा 21 से संबंध, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग UNCCD से भी जो संबंधित बैठकें हैं उसको पढ़ेंगे, वहां से भी सवाल पूछता है। मुख्य सवाल आपका जो आएगा वो UNFCCC से आता है और CBD से आता है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी से आता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर UNFCCC की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान देंगे यहां पर 1992 में यह घोषित हुआ था, तो 1994 में इसको बनाया गया। ठीक,
जिसमें से 1994 में जब बनाया गया तो 197 मेंबर इसको रेटिफिकेट किए, यानी सत्यापित किए थे, ठीक है, और 165 देश इसको हस्ताक्षर किए, इस पर UNFCCC पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और ये कार्य करना शुरू करता है 1994 से, ठीक है। शुरुआत इसकी घोषणा 1992 में हुई, कार्य करना शुरू किया 1994 से, और इसका पहला सम्मेलन 1995 में होगा। जब बनेगा उसके बाद ही पहला सम्मेलन होगा। 1994 में बना, 1995 में बर्लिन में पहला सम्मेलन इसका होता है। ध्यान देंगे, यहां पर बात समझेंगे। ये जो UNFCCC है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना है। कैसे करके सारे देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें, वही इसका मुख्य लक्ष्य है। उस पर यह सुझाव देता है कि ऐसा करो तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। समझ आ रही बात? अब ध्यान देंगे, यह हर साल बैठक होती रहती है, चलता रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आगे ये बढ़ता है 1997 में 11 दिसंबर 1997 को तीसरा सम्मेलन होता है। 95 में पहला सम्मेलन होगा, 97 में तीसरा सम्मेलन होता है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है इस दिशा में। किस दिशा में? इस डायरेक्शन में कि कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी उत्सर्जन कम कैसे होगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है तीसरा सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था, है ना। जो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था काशी को क्योटो बना देंगे, तो वही क्योटो है। काशी मतलब वाराणसी, ठीक है, तो वही क्योटो है ये। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में पूरी दुनिया में मतलब ध्यान दीजिएगा, जो इसके सदस्य थे, UNFCCC के जो भी सदस्य देश थे, उन देशों को 3 भागों में बांट दिया गया। और ध्यान देंगे मेरी बात, UNFCCC सुझाव देता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल ने प्रतिबद्ध किया, लोगों सारे देश को प्रतिबद्ध कर दिया, यानी कि कमिट कर दिया, बांध दिया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? तो यह अंतर है UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल का। बेसिक जो मेजर डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल इसी का एक पार्ट है, इसी का एक बैठक है, और इसमें पहली बार प्रतिबद्धता जो है जाहिर कराई गई सारे देशों से। ध्यान देंगे, इस प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में ध्यान देंगे कि कार्य कैसे होगा, यानी कि पूरे देश दुनिया के जो हैं वो सारे देश किस तरीके से कार्य करेंगे, कैसे अपना जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है कम कैसे करेंगे, उसको लेकर के कैसे काम होगा, उस पर डिसीजन लिया गया था। और सन 2001 में, ध्यान देंगे 1997 की बात है, सन 2001 में उस पर एक समझौता हुआ, ठीक है, उस पर एक समझौता हुआ कि कैसे लोग काम करेंगे, सारे दुनिया के देश कैसे काम करेंगे। अगर कोई अधिक उत्सर्जन कर रहा है, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो उसका उपाय क्या होगा। इन सारी चीजों पर जो समझौता किया गया वो 2001 में किया गया। इसलिए
और ये जो 2001 में समझौता हुआ था, ये मार्केस मोरक्को जो है, मोरक्को के मार्केस में, ठीक है, मार्केस में हुआ था, इसलिए इसको मार्केस समझौता भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्केस समझौता के तहत ही लोगों को बाधित किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसमें पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा गया, परसिस्ट 1, परसिस्ट 2, परसिस्ट 3, यानी अंग्रेजी में एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 एंड नॉन एनेक्स्चर 1। परसिस्ट 1, परसिस्ट 2 और गैर परसिस्ट 1, ठीक। परसिस्ट 1 में कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वो कंट्रीज जो OECD के मेंबर थे, वो कंट्रीज जो OECD के मेंबर थे 1992 में जब यह सम्मेलन हुआ था, तो OECD के मेंबर थे, साथ में ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहे थे। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब यह है कि वो बदलाव के दौर से गुजर रहे थे, संक्रमित जोन से गुजर रहे थे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके यहां चरम पर हुआ था कभी, तो उन्हें एनेक्स्चर 1 में रखा गया। एनेक्स्चर 2 में उन देशों को रखा गया जो देश OECD के मेंबर थे लेकिन ट्रांजिशन फेज में नहीं गए, यानी कि डेवलप्ड नेशन है एक तरह से, लेकिन वो उनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके का नहीं हुआ था। और तीसरा जो रखा गया भाग नॉन एनेक्स 1 में, उसमें जो तीसरे जो तरह के देश बनाए गए, उसमें जो डेवलपिंग नेशन थे जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था इसका, उसको रखा गया। तो इन 3 तरह के देशों को पूरी दुनिया को 3 तरह के देशों में बांट दिया गया और फिर आगे इन लोगों को बाधित किया गया है कि कैसे कैसे काम करेंगे। पहला जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई वो बोला गया कि 2008 से 2012 के बीच में रहेगी, और दूसरी प्रतिबद्धता जो होगी वो 2013 से 2020 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। अब दूसरी प्रतिबद्धता का दौर चल रहा है। अब इसमें जब कोई देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाता है, कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर कुछ पेनाल्टीज लगती हैं। क्या होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगा। ये सारे सम्मेलन, ये जो UNFCCC के जितने सम्मेलन हुए हैं इन सबको बताऊंगा, फिर कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जितने हुए हैं उसको मैं बताऊंगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एजेंडा 21 के बारे में बताऊंगा। तो एक एक करके पूरा मैं कवर करूंगा, और कुछ इस तरीके से कि जो इम्तिहान के दृष्टिकोण से पूरा कंप्लीट किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर काम अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।